जो अपनी निजता को सुरक्षा के लिए त्याग देते हैं, वे दोनों में से किसी के भी लायक नहीं है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। और आज हम एक ऐसे ही बहुत ही जटिल विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुरक्षा और निजता यानी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच के महीन संतुलन से जुड़ा है। बिल्कुल। ये चर्चा द हिंदू में छपे एक बहुत महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है और ये यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से काफी जरूरी टॉपिक है। जी, और आज का हमारा विषय है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नैट ग्रिड। ये नाम सुनने में जितना टेक्निकल लगता है, इसका असर हम सब पर उतना ही पर्सनल है। अच्छा। इसकी शुरुआत हुई थी 26/11 मुंबई हमलों के बाद एक जरूरत के तौर पर, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा एक विशाल सर्वेलेंस सिस्टम बन चुका है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि नैट ग्रिड आखिर है क्या, ये इतना बड़ा कैसे बना और इसका हम सब की निजता और हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ सकता है। सही कहा। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। 26/11 को हमेशा एक बड़ी खुफिया विफलता या इंटेलिजेंस फेलियर कहा जाता है, पर यह विफलता असल में थी क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, विफलता डेटा की कमी की नहीं थी, जानकारी तो थी। विफलता थी कनेक्टिंग द डॉट्स की। अच्छा, मतलब जानकारी के टुकड़े थे पर वो जुड़े हुए नहीं थे। एग्जैक्टली। अलग अलग एजेंसीज के पास जानकारी के टुकड़े तो थे, लेकिन उन्हें एक साथ जोड़कर एक कोहेरेंट पिक्चर बनाने वाला कोई सिस्टम नहीं था। सारी जानकारी एक तरह से अलग अलग बक्सों में बंद थी। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद डेविड हेडली का ही था, है ना? बिल्कुल। वो आदमी जो हमलों का मुख्य साजिश करता था, कई बार भारत आया गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, जबकि उसके वीजा, उसके होटल्स में रुकने, उसकी यात्राओं का पूरा डिजिटल ट्रेल मौजूद था। जी, अगर कोई इन सारे टुकड़ों को एक जगह देख पाता तो शायद खतरे की घंटी बहुत पहले बज गई होती। तो इसी अगर का जवाब है नैट ग्रिड। हाँ, इसी अगर का जवाब देने के लिए नैट ग्रिड का आइडिया सामने आया। एक ऐसा टेक्निकल सॉल्यूशन जो इन बिखरे हुए डॉट्स को जोड़ सके। तो ये काम कैसे करता है? इसका कोर कॉन्सेप्ट एक मिडलवेयर इंटरफेस बनाना था। आसान भाषा में कहें तो एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म। ओके। जो 11 केंद्रीय एजेंसियों को 21 अलग अलग तरह के डेटाबेस से रियल टाइम में जानकारी खींचने की पावर देता है। 21 अलग अलग डेटाबेसेस, और ये किस तरह के डेटाबेस है? इसमें लगभग सब कुछ है। आपकी पहचान, प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स, बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, आपकी हवाई और ट्रेन यात्राएं, टेलीकॉम रिकॉर्ड्स। अरे बाप रे, मतलब एक इंसान की जिंदगी का लगभग हर डिजिटल पहलू इसमें शामिल है। जी हाँ, मकसद ये था कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की 360 डिग्री प्रोफाइल एक क्लिक पर तैयार हो सके, ताकि एजेंसियां प्रोएक्टिव होकर काम कर सकें, रिएक्टिव होकर नहीं। आइडिया तो सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, खासकर 26/11 जैसे हमले के बाद। लेकिन इतने पावरफुल प्रोजेक्ट को लेकर शुरू से ही कुछ सवाल और चिंताएं भी रही होंगी, है ना? बिल्कुल। दिसंबर 2009 में जब इसकी घोषणा हुई, उसके तुरंत बाद ही संवैधानिक बहस छिड़ गई। किस बात पर? सवाल ये नहीं था कि सरकार को निगरानी का अधिकार है या नहीं। बड़ा सवाल ये था कि क्या इतने बड़े पैमाने का सर्वेलेंस प्रोग्राम बिना किसी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, मतलब बिना संसद द्वारा पारित कानून के, हाँ, और बिना किसी इंडिपेंडेंट ओवरसाइट के चलाया जा सकता है। पर क्या ये दलील नहीं दी जा सकती कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में, खासकर 26/11 जैसे हमले के बाद, तेजी से काम करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जरूरी था? ये दलील हमेशा दी जाती है और इसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन यहीं पर चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत आता है। सोर्स बताता है कि 10 फरवरी 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट के कुछ मंत्रियों ने भी इसके सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा उपायों पर सवाल उठाए थे। अच्छा, अंदर से भी चिंताएं थी? जी, लेकिन इन चिंताओं के बावजूद नैट ग्रिड को संसद के रास्ते नहीं, बल्कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी से आगे बढ़ाया गया। और फिर 2012 में इसे मंजूरी मिल गई और पहले चरण होराइजन आई के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया। हाँ, लेकिन उसके बाद कई सालों तक कुछ खास हुआ नहीं। लोग इसे वेपरवेयर कहने लगे थे। वेपरवेयर मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ कागजों पर हो। बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 26/11 के बाद जनता के गुस्से को शांत करने का एक तरीका था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि नैट ग्रिड अब सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। हाँ, और इसका एक्सपेंशन 2 तरह से हो रहा है, जैसा मैंने पढ़ा। पहला तो है क्वांटिटेटिव, यानी संख्या में बढ़ोतरी। सही। अब राज्यों को भी इसका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है और हर महीने करीब 45,000 रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और सिर्फ रिक्वेस्ट ही नहीं बढ़ी हैं,
इसका एक्सेस भी बढ़ाया जा रहा है। पहले ये सिर्फ टॉप की 11 केंद्रीय एजेंसियों के लिए था, अब इसे पुलिस इकाइयों, यहाँ तक कि जिला स्तर पर एसपी रैंक के अधिकारियों को भी एक्सेस दिया जा रहा है। एक मिनट, एसपी रैंक के अफसर तक? ये तो बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। जी। लेकिन जो दूसरी बात मुझे और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो है इसका क्वालिटेटिव एक्सपेंशन। मतलब अब ये किस तरह का डेटा इस्तेमाल कर रहा है। वही असली गेम चेंजर है। दूसरा और सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि नेटग्रिड को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। एनपीआर के साथ इंटीग्रेशन मतलब वो डेटाबेस जिसमें 1.19 अरब भारतीयों का मतलब उनकी पूरी फैमिली डिटेल्स, घर, वंश और पहचान से जुड़ा डेटा है। जी हाँ, वही डेटाबेस। ये तो सिर्फ संदिग्धों को ट्रैक करने वाला सिस्टम नहीं रहा, ये तो देश के हर नागरिक का एक 360 डिग्री प्रोफाइल बनाने की क्षमता रखता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक फंडामेंटल लाइन क्रॉस करता है। अब ये सिर्फ इवेंट ट्रैकिंग नहीं रहा, ये पॉपुलेशन मैपिंग की तरफ एक बड़ा कदम है। एक व्यक्ति की निगरानी से पूरी आबादी की निगरानी। सही। और इस एक्सपेंशन को पावर देने के लिए टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस्ड इस्तेमाल हो रही है। इस गांडीव इंजन की बात सामने आई है। मैंने पढ़ा कि इसकी खासियत एंटिटी रेजोल्यूशन है। इसका क्या मतलब है? एंटिटी रेजोल्यूशन का सीधा सा काम है डेटा के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक व्यक्ति की यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी बनाना। जैसे अगर मेरे 2 फोन नंबर, 3 बैंक अकाउंट और 4 अलग-अलग पते हैं, तो ये सिस्टम पता लगा सकता है कि ये सब एक ही इंसान के हैं। एग्जैक्टली। और गांडीव सिर्फ यही नहीं करता, इसके साथ फेशियल रिकग्निशन, टेलीकॉम केवाईसी डेटाबेस, ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड, इन सबको मिलाकर एक बहुत पावरफुल एनालिटिकल टूल बनता है। तो नए तरह के खतरे पैदा होते हैं, जैसा कि लेख में बताया गया है। पहला है पूर्वाग्रह का खतरा, द स्पेक्टर ऑफ बायस। ये थोड़ा समझ नहीं आया। एल्गोरिदम तो मैथ्स पर चलता है, वो भेदभाव कैसे कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एल्गोरिदम न्यूट्रल होते हैं। वो उस डेटा पर ट्रेन होते हैं जो हम उन्हें देते हैं। अगर हमारा हिस्टोरिकल डेटा ही बायस्ड है तो एल्गोरिदम भी बायस्ड हो जाएगा। सिर्फ बायस नहीं होगा, वो उस बायस को और मजबूत करेगा और एक ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक सच के तौर पे पेश करेगा। एक उदाहरण से समझाएंगे? मान लीजिए पुलिस का डेटा दिखाता है कि किसी खास इलाके या समुदाय से ज्यादा गिरफ्तारियां होती हैं, तो एल्गोरिदम ये मान लेगा कि उस इलाके या समुदाय में अपराध ज्यादा होता है, बजाय इसके कि वहां पुलिसिंग ज्यादा पक्षपाती है। समझ गया। वो पैटर्न को ही सच्चाई मान लेगा। बिल्कुल। और इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। सोर्स में एक बेहतरीन पॉइंट है, एक अमीर आदमी के लिए फॉल्स पॉजिटिव यानी मशीन द्वारा गलत पहचान शायद एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल हो जिसे वो अपने रिसोर्सेज से सुलझा लेगा। हाँ, लेकिन एक छोटे शहर के किसी गरीब युवक के लिए जो पहले से ही शक के दायरे में रहता है, ये एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। एक गलत पहचान की कीमत उसकी पूरी जिंदगी हो सकती है। ये बहुत गंभीर बात है। और दूसरा खतरा बताया गया है, पैमाने का आतंक, द टिरनी ऑफ स्केल। ये क्या है? इसका मतलब है कि खतरा इस बात का नहीं है कि सिस्टम सब कुछ जान जाएगा। खतरा इस बात का है कि वो हर जगह मौजूद है, ऑमनीप्रेजेंट है। अच्छा। नेटग्रिड के अधिकारी कहते हैं कि हर डेटा एक्सेस को लॉक किया जाता है, उसका कारण बताया जाता है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हर महीने 45,000 रिक्वेस्ट आ रही हैं और कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जो इन लॉग्स को ऑडिट कर सके, तो क्या ये लॉगिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, बस एक खानापूर्ति बनकर नहीं रह जाती? केस के लिए था या किसी पर्सनल खुन्नस के लिए? जब वॉल्यूम इतना ज्यादा हो तो मीनिंगफुल ओवरसाइट लगभग नामुमकिन हो जाती है। बिल्कुल। बिना स्वतंत्र संसदीय या न्यायिक निगरानी के ये सेफगार्ड सिर्फ दिखावा है। इसके बचाव में हमेशा ये दलील दी जाती है कि नेटग्रिड जीवन और मृत्यु का मामला है, आतंकवाद से लड़ने के लिए जरूरी है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल आतंकवाद से हटकर रोजमर्रा की पुलिसिंग में होने लगा है, तो क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का तर्क एक तरह का ब्लैंक चेक बन जाता है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। सोर्स हमें याद दिलाता है कि खुफिया विफलताएं अक्सर डेटा की कमी से नहीं होती। असली वजह होती है संस्थागत कमजोरी, गलत इंसेंटिव्स और जवाबदेही की कमी। 26/11 का ही उदाहरण लें। उस समय की रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुंबई पुलिस ने 1 साल से ज्यादा समय से कोई फायर आर्म्स ट्रेनिंग नहीं की थी। ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर था, सिर्फ डेटा फेलियर नहीं। तो समाधान सिर्फ और ज्यादा टेक्नोलॉजी और डेटा में नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में भी है। लेकिन उस मोर्चे पर तो
कुछ होता नहीं दिख रहा। बल्कि सोर्स तो ये कहता है कि हमारे संवैधानिक न्यायालय भी इस मामले पर गहरी नींद में लगते हैं। पुट्टास्वामी केस की बात हो रही है? जी, 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी पर इतना ऐतिहासिक फैसला आया, उसे मौलिक अधिकार बताया गया, लेकिन वो फैसला फाइलों में है और यहाँ जमीन पर सर्वेलेंस आर्किटेक्चर का विस्तार होता जा रहा है। मतलब कानून और हकीकत में एक बहुत बड़ा गैप है। हाँ, और इस बीच एक ऐसा माहौल बन गया है जहां सुरक्षा प्रतिष्ठान पर सवाल उठाना ही एंटी नेशनल माना जाने लगता है। ये एक खतरनाक ट्रेंड है क्योंकि ये जवाबदेही को खत्म कर देता है। और यहीं पर लेख एक बहुत चुभने वाला सवाल पूछता है कि 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ और जिसमें 15 लोगों की जान गई, NATGRID के होते हुए भी क्या उसे खुफिया विफलता नहीं माना जाना चाहिए? अगर इतना बड़ा सिस्टम है तो फिर ये चूक कैसे हुई? ये सवाल सीधे अकाउंटेबिलिटी की मांग करता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? सोर्स के मुताबिक जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है। हमें 3 चीजों की जरूरत है। पहला, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन जो राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। ओके। दूसरा, खुफिया चूकों के बारे में ट्रांसपेरेंसी ताकि गलतियों से सीखा जा सके। और तीसरा और सबसे जरूरी, मजबूत संसदीय और न्यायिक निगरानी। इनके बिना तो NATGRID एक संदेह का ढांचा ही बनकर रह जाएगा जो हर नागरिक को एक पोटेंशियल सस्पेक्ट की नजर से देखता है। बिल्कुल, इनके बिना NATGRID सुरक्षा के नाम पर बनाया गया और डर के जरिए नॉर्मलाइज किया गया एक सिस्टम है जो आखिर में डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म यानी डिजिटल तानाशाही को मजबूत करता है। तो आज की इस गहरे चर्चा का सार ये है कि 26/11 के बाद सिक्योरिटी के लिए बनाया गया NATGRID अब एक ऐसे विशाल सर्वेलेंस नेटवर्क में बदल चुका है जिसकी नजर हर नागरिक पर है। NPR के साथ इसका जुड़ना, गांडीव जैसी AI पावर्ड तकनीक का इस्तेमाल और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट की कमी, ये सब हमारी प्राइवेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और ये हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन की उसी बात पर वापस ले आता है कि क्या हम सुरक्षा के लिए अपनी आज़ादी का सौदा कर रहे हैं? और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और लिबर्टी के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है, तो क्या स्टेट की पावर पर लगाम लगाने के लिए सिविल सोसाइटी और जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस की भूमिका और भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो जाती? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ।